मैं अकेला बिस्तर पर करवट बदल रहा था और अब मुझे अपनी बीवी के बगैर बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मुझे अजीब सी बेचैनी का एहसास हो रहा था और इसीलिए मैं अपनी बीवी के कमरे में चला गया ताकि उस कमरे में वापस ले आऊं। मेरी बीवी हर सोमवार की रात अलग कमरे में गुजारती थी। अब तक तो मैंने उस पर कोई ऐतराज़ नहीं किया था, लेकिन आज की रात मेरे जज्बात मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे थे कि मैं अपनी बीवी से दूर बर्दाश्त कर सकूं। अपनी बीवी के कमरे में जाकर देखा तो वो वहाँ मौजूद नहीं थी। मैं हैरान था कि मेरी बीवी आधी रात को कहाँ जा सकती है। हमारा घर काफ़ी बड़ा था। मैं अपनी बीवी को ढूंढने लगा, वो मुझे कहीं ना मिली। जब मैं स्टोर रूम के आगे से गुजरा तो मुझे चीखों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने परेशान होकर जैसे ही स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला तो अंदर का मंजर देखकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी मुझे इस हालत में स्टोर रूम में मिलेगी। हम 2 भाई थे और हमारी एक बूढ़ी माँ थी। मेरी माँ बहुत दिन से बीमार थी और सारे घर का काम इधर उधर हो चुका था। हम दोनों लड़के थे, इसीलिए घरदारी नहीं देख सकते थे। जितना भी मुमकिन होता हम दोनों मम्मी का और घर का ख्याल रखते थे, लेकिन फिर भी औरत की कमी का एहसास होता। एक औरत जिस तरह से घर संभाल सकती है, हम 2 भाई मिलकर भी इस तरह घर नहीं संभाल पाए थे। एक दिन मम्मी के एक पुरानी सहेली हमारे घर आई तो उन्होंने मम्मी की हालत देखते हुए मम्मी को सलाह दी हम दोनों में से किसी एक भाई की शादी कर दे। उन्होंने माँ को अपने भाई की बेटी की तस्वीर भी दिखाई। वो बहुत ही खूबसूरत थी और वो अपनी भतीजी के लिए कोई लड़का देख रही थी। मम्मी को पहली ही नज़र में वो लड़की बहुत पसंद आ गई। मम्मी की सहेली इस लड़की की बहुत तारीफ कर रही थी कि उनकी भतीजी सुमन घर बहुत अच्छी तरह संभालती है, घरदारी में बहुत ही होशियार है, आप लोगों को किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं देगी। मेरी माँ को अपने घर की तरफ से बहुत ज़्यादा चिंता थी, इसीलिए उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि अब उन्हें कोई बहू ले आनी चाहिए। मम्मी ने मेरे बड़े भाई को सुमन की तस्वीर दिखाकर कहा कि मैं तुम्हारी शादी इस लड़की से करना चाहती हूँ, तस्वीर देखकर बताओ लड़की कैसी है। लेकिन भाई ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो किसी गरीब लड़की से शादी करेंगे क्योंकि वो खुद भी बहुत सज्जन थे और वो शादी पर कोई दहेज भी नहीं लेना चाहते थे, बल्कि सब कुछ खुद ही सेट करना चाहते थे। इसीलिए फिलहाल वो शादी करने के लिए राजी नहीं थे। मम्मी ने सुमन की तस्वीर मुझे दिखाई और कहा, तुम्हारा भाई तो शादी के लिए राजी नहीं, अगर लड़की तुम्हें पसंद हो तो तुम्हारी शादी की बात चलाई जाए। सुमन मुझे पहली ही नज़र में पसंद आ गई। बिल्कुल वैसी थी जैसी लड़कियां मुझे पसंद थी। भाई की तरह मैं भी बहुत अच्छी नौकरी करता था, इसीलिए मम्मी ने सोचा कि वो भाई की जगह मेरी शादी करवा देती है। सुमन बहुत ही पढ़ी लिखी और अच्छे खानदान से थी। उसके पिता का अपना कारोबार था। उनके हालात हमसे बहुत अच्छे थे। जब मम्मी सुमन के घर रिश्ता लेकर गई तो मम्मी को लगा कि सुमन के घर वाले इस रिश्ते के लिए इनकार कर देंगे, लेकिन सुमन के घर वालों ने मेरी मम्मी को बहुत इज्जत दी और रिश्ता भी एक्सेप्ट कर लिया। हमारे घर की तरफ यह पहली खुशी थी। पापा के मरने के बाद तो हमने खुशियाँ मनाना ही छोड़ दिया था। मम्मी भी अपनी बीमारी को भूलकर शादी की तैयारियां में मगन हो गई थी। बेटे के सिर पर सेहरा सजाने का अरमान उनकी आंखों में चमक रहा था। देखते ही देखते मेरी शादी का दिन आ गया। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो उसका खूबसूरत चेहरा देखने के लिए मैं बेताब हो रहा था। सुमन घूंघट डाले बैठी थी और मेरा ही इंतजार कर रही थी। मैंने सुमन को शादी का तोहफा दिया और उसका खूबसूरत चेहरा देखने लगा। वो किसी हसीन मूरत जैसी थी। उसकी खूबसूरती मेरे जज्बात को भी काबू कर गई। मैंने अचानक ही सुमन के हाथों को चूम लिया। वो खामोश सी घबराई हुई बैठी थी। मेरी इस हरकत पर खुद में सिमट गई। मुझे उसका शर्माना भी अच्छा लगा था। मैंने इसे अपनी बाहों में भर लिया और अपनी मोहब्बत उस पर लुटाने लगा। उसका नाजुक सा बाजूद
मेरे जज्बात के तूफान के आगे लम्हों में ही देर हो गया। सुमन ने खुद को पूरी तरह मेरे हवाले कर दिया था। शादी की ये रात मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत थी। सुमन के रूप में मुझे एक बेहतरीन जीवन साथी मिल गई, वो भी मेरी तारीफ करती थी। अगले दिन सुमन अपने घर चली गई और मैं सारा दिन बेचैनी से उसकी वापसी का इंतजार करता रहा। मेरे बड़े भाई ने मेरी हालात देखी तो मेरा मजाक उड़ाने लगे। उनकी बात पर मैं शर्मिंदा हो गया तो वो कहने लगे कि अच्छी बात है, तुम्हें अपनी पत्नी का इसी तरह ख्याल रखना चाहिए। रात को जब सुमन लौटी तो मैं उसके साथ कमरे में आ गया और अपनी बेताबी का इजहार करने लगा। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा उठी और वे फौरन ही उसे अपनी बाहों में समेट लिया। मेरी और सुमन की शादी को 5 दिन ही गुजर गए थे कि सुमन ने सारे घर की जिम्मेदारी उठा ली। वाकई में वो घरेलू कागजात में बहुत अच्छी थी। मम्मी तो सुमन के कामकाज और उसकी जिम्मेदारी से इतनी खुश हुई थी कि उन्होंने सारे घर की जिम्मेदारी खुशी खुशी सुमन के हवाले कर दी। भाई सुमन के सामने आने से कतराते थे। वो सुमन से पर्दा करने की कोशिश करते और अपनी नज़र झुकाए रखते। अपने सारे काम भी खुद ही किया करते थे। सुमन से कोई काम नहीं करवाते थे। सुमन भी घर के माहौल से पूरी तरह घुल गई थी और अब जाकर मम्मी को भी आराम और सुकून हासिल हुआ था। सुमन घर के कामों के साथ साथ मुझे भी पूरा समय देती थी। वो मुझे हर रात इस कदर मोहब्बत देती कि मैं इसका दीवाना हो जाता। हर रात दिन के साथ मेरा और सुमन का रिश्ता मजबूत होता चला गया। हमारी शादी को 2 हफ्ते होने वाले थे, लेकिन एक रात अचानक सुमन ने अपना तकिया उठा लिया और कहने लगी कि आज रात को अलग कमरे में सोएगी। मैं हैरान था कि सुमन को अचानक क्या हो गया। मैंने उससे पूछा, क्यों भाई, क्या तुम मुझसे नाराज हो? तो कहने लगी, नहीं, अब से वो हर सोमवार की रात को अलग कमरे में सोया करेगी। उसकी बात सुनकर मैं उससे पूछा कि आखिर ऐसी क्या बात है। मेरे लिए तो सुमन के बगैर एक पल भी गुजारना मुमकिन नहीं था और वो पूरी रात की बात कर रही थी। मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर सुमन कहने लगी कि आप परेशान ना हो। दरअसल मैं मनौती मांगी थी कि अगर मेरा पति बहुत मोहब्बत करने वाला होगा तो मैं हर सोमवार की रात अपने पति से अलग रहूंगी, और इसीलिए अब मैं अपनी मनौती को पूरा करना चाहती हूँ क्योंकि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मेरी विश पूरी हो गई है। मैंने कहा कि अगर ये तुम्हारी मनौती है तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि उसके लिए भी मेरी जुदाई बर्दाश्त करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन हम दोनों एक ही घर में हैं और मैं बस एक ही रात अलग गुजारा करूँगी। सुमन तकिया लेकर कमरे से निकल गई। मैं बेड पर करवटें बदलता रहा। सुमन की गैर मौजूदगी में मुझे एक पल के लिए भी नींद नहीं आई, लेकिन मैं ये सोचकर खामोश हो गया कि बस एक रात की ही तो बात है। उसने सारे हफ्ते मुझे बहुत प्यार किया था। मैं एक रात तो उसके बगैर अकेले गुजार ही सकता था। अगली सुबह जब सुमन कमरे में आई तो मुझे उसका चेहरा कुछ उतरा हुआ सा लगा। मैंने उससे पूछा क्या हुआ है, तो वो कहने लगी कि उसे अकेले कमरे में नींद नहीं आई। मैंने प्यार से उसे गले लगाया और कहा, अगर ऐसी ही बात है तो मुझे छोड़कर ना जाया करो। मेरी बात सुनकर सुमन कहने लगी कि उसे हर हाल में अपनी मनौती पूरी करनी है और कुछ ही वक्त में उसे मेरे बगैर रहने की आदत हो जाएगी। मैं सुमन को तंग करने के लिए कहा कि तुम बहुत जालिम हो, खुद पर जुल्म करती हो और मुझ पर जुल्म करती हो। तुम कोई और भी तो मनौती मांग सकती थी, लेकिन तुमने तो मुझे तड़पाने के लिए ऐसी बेकार सी मनौती मांगी है। सुमन ने हल्के से मुस्कुराकर मुझे देखा और फिर घर के कामों में व्यस्त हो गई। मैं मम्मी के पास जाकर बैठा तो वो सुमन की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही थी। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी माँ को बाकी सासों की तरह सुमन से कोई शिकायत नहीं थी। अब घर बहुत अच्छी तरह संभल गया था और
सभी अपनी अपनी जगह बहुत खुश थे। सुमन ने माँ की भी इतनी अच्छी देखभाल की थी कि माँ की सेहत भी बेहतर हो रही थी। किसी ने सच्ची कहा था कि अच्छी पत्नी घर को स्वर्ग बना देती है, और वाकई सुमन ने मेरा घर स्वर्ग बना दिया था। बस वो सोमवार की रात मुझे तड़पता हुआ छोड़कर दूसरे कमरे में चली जाती, और यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी। मैं अकेला बिस्तर पर लेटा उसकी गैर मौजूदगी को महसूस करता। मुझे सुमन की बाहों में सोने की आदत हो चुकी थी। जब तक मुझे नींद ना लग जाती, सुमन मेरे बालों में अपनी उंगलियों को फेरती रहती, और अब मुझे उसके बगैर नींद भी नहीं आती थी। सुमन ने मुझे अपना आदी बना दिया था। ऐसे ही एक रात सुमन दूसरे कमरे में चली गई तो मुझे अकेले नींद ही नहीं लगी, और मैंने फैसला किया अब मैं सुमन को खुद से अलग नहीं रहने दूंगा और इस दूरी को मिटा दूंगा। और यही सोचकर जब मैं सुमन के कमरे में पहुंचा तो वो मुझे ना मिली, तो मैं उसे ढूंढते हुए आगे बढ़ा। तभी मुझे स्टोर रूम से चीखों की आवाज़ आई, तो मैं फौरन ही स्टोर रूम में घुस गया। मेरी पत्नी मेरे भाई के साथ स्टोर रूम में मौजूद थी और वो बुरी तरह चीख रही थी, जबकि मेरा भाई उसके दोनों हाथों को पकड़े हुए उसको चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो मेरे भाई ने मुझे कहा, यह तेरी पत्नी यहाँ अपने यार के साथ छुपकर बात कर रही थी, और जब मैं अंदर आया तो ये चीखने चिल्लाने लगी। इसका आशिक तो भाग निकला। जब मैंने इससे कहा कि मैं अपने भाई को तुम्हारी सारी सच्चाई बताऊंगा, तो ये उल्टा मुझ पर इल्ज़ाम लगाने लगी और कहने लगी, तो वह कहेगी कि मैं इसकी इज्जत पर हमला करने वाला था। अपने भाई की बात सुनकर तो मेरा गुस्से से चेहरा लाल हो गया। मैं बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़कर सुमन के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। सुमन जो बहुत देर से कुछ कहना चाह रही थी, थप्पड़ खाकर सदमे में आ गई। वो मुझसे कहने लगी कि आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। लेकिन मैं खुद अपनी आंखों से देखा था कि सुमन किस हुलिये में आधी रात को स्टोर रूम में खड़ी थी। वो कह रही थी कि वो यहाँ अपने किसी आशिक से मुलाकात करने आई थी, बल्कि मेरे भाई ने उसे बुलाया था। मैं अपने नेक और पाक भाई के खिलाफ उसके मुंह से जहर भरे अल्फाज सुनकर दंग रह गया था। मैं सुमन के हाथ पकड़कर घसीटता हुआ उसे कमरे में ले आया। मैं जिस औरत को अपनी इज्जत समझता था और जिसे इतनी मोहब्बत करने लगा था, उसने मेरी ही पेट में खंजर घोंप दिया था। अब मुझे समझ आया था कि सारा हफ्ता मुझे खुश करने के बाद सोमवार को दूसरे कमरे में जाकर क्यों सोया करती थी। मैं जान गया था वो इसकी कोई मनौती नहीं, बल्कि अपनी आशिक से मुलाकात का वक्त है। अगर आज मेरा भाई उसे ना देखता तो शायद मुझे उसकी इस हरकत का ज़िंदगी भर पता ना होता। मैंने सुमन को कहा कि अभी और इसी वक्त अपना सामान बांधो और अब अपने घर चली जाओ। मेरे घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। सुमन मेरे पैरों पर गिर पड़ी। मुझे कहने लगी कि मैं एक बार उसकी बात सुन लूं। वैसे तो उसकी किसी बात पर अब मुझे विश्वास नहीं आने वाला था, लेकिन मैं उसे एक मौका देना चाहता था। मैंने सुमन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत की थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है, तुम्हें जो भी कहना है एक बार ही कह दो। वो कहने लगी कि शादी से पहले एक लड़के को पसंद करती थी, लेकिन दोनों के बीच ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था जिस पर उसको शर्मिंदा होना पड़े। वो लड़का भी सुमन को पसंद करता था, लेकिन उसके घर वाले रिश्ता भेजने के लिए राजी नहीं हुए। सुमन के पास उस लड़के के दिए हुए कुछ तस्वीर मौजूद थे और वो लड़का मुंबई जा रहा था। तो सुमन ने सोचा कि वो उसकी तस्वीर उसे वापस कर दे, क्योंकि सुमन अब मेरी बीवी बन चुकी थी और वो मुझसे मोहब्बत करने लगी थी। एक दिन जब वो अपनी माँ से मिलने के लिए घर गई तो उसने तमाम सामान समेटे और उस लड़के को आखिरी बार मिलने के लिए एक होटल में बुलाया, ताकि वो उसके सामान वापस करके अपनी खुशगवार ज़िंदगी से आगाह कर दे और वो लड़का भी सुमन को भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। लेकिन वो आखिरी मुलाकात सुमन की ज़िंदगी के लिए बवाल बन गई।
जब सुमन उस लड़के से मिलने के लिए गई तो वहाँ पर उसे मेरे भाई ने देख लिया और चुपके से इसकी वीडियो बना ली, जिसमें वो लड़का सुमन का हाथ पकड़ के उसे बाय कह रहा था। सुमन को लगा था कि पास्ट का ये किस्सा अब खत्म हो जाएगा और वो मेरे साथ खुशी खुशी एक बेहतर ज़िंदगी गुजारेगी, लेकिन मेरे भाई ने उसकी वीडियो बनाई और उसे ब्लैकमेल करने लगा कि वो हफ्ते में एक रात मेरे भाई के साथ गुजारेगी। वो मेरे भाई की धमकियों से खौफजदा हो गई थी और मुझे छोड़ना भी नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने यही कदम उठा लिया और वो हर सोमवार की रात मेरे भाई के साथ स्टोर रूम में गुजारने लगी। सुमन ने बताया कि हर रात में मेरे भाई को नींद की गोलियां खिलाकर सुला देती थी, लेकिन अब तुम्हारे भाई को शक हो चुका था। उसने वो नींद की गोलियां वाला दूध नहीं पिया और आज मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे, इसीलिए मैं चिल्ला रही थी, लेकिन यह सब वो अपनी खुशी से नहीं कर रही थी। सुमन मेरे आगे हाथ जोड़ रही थी। वो कह रही थी कि वो भी इस गुनाह भरी ज़िंदगी से निकलना चाहती थी, लेकिन मेरे बगैर वो जिंदा नहीं रह सकती थी, इसीलिए कभी उसने सच बोलने की हिम्मत ना की। मैं अविश्वास से सुमन को देख रहा था। मैं उसकी हर बात पर विश्वास कर सकता था, लेकिन इस बात पर कभी भी नहीं कर सकता था कि कोई मेरा भाई सुमन से नाजायज संबंध बनाने के लिए उसको रूम में बुला सकता है। मेरा भाई बहुत ही नेक और शरीफ था। उसने तो कभी नज़र उठाकर भी किसी लड़की को नहीं देखा था। फिर भला भाई अपनी ही घर की इज्जत से खिलवाड़ कैसे कर सकता था? और फिर सुमन से रिश्ते के लिए तो भाई ने खुद ही इनकार किया था, तो फिर वो सुमन को अपने पास क्यों बुलाता? मैं पूरी तरह भंवर में फंस चुका था। सुमन के आंसू उसकी सच्चाई को गवाही दे रहे थे और मैं अपने भाई के किरदार की गवाही दे सकता था। मैं सिर पकड़कर बैठ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं सुमन के सामने कोई गलत इंसाफ नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं एक ऐसी औरत को विश्वास की निगाह में भी नहीं रख सकता था जो मेरे भाई के किरदार पर उंगली उठा रही थी। मैंने उससे कहा कि फ़िलहाल वो अपने घर चली जाए और कुछ दिन वहीं गुजारे। मैं ठंडे दिमाग से इस मामले पर गौर करूँगा, फिर कोई फैसला करूँगा। सुबह खुद सुमन को उसके घर छोड़ आया। मेरी गाड़ी से उतरते वक्त सुमन ने एक ही बात कही कि मुझे बहुत मोहब्बत करती है और उसने जो भी किया वो मजबूरी में किया। मेरा दिल सुमन की बात पर यकीन करना चाहता था, लेकिन अपने भाई को भी अच्छे से जानता था। उसको छोड़कर आने के बाद जब मैं अपने भाई के कमरे में गया तो वो कोई किताब पढ़ रहे थे। मैं खामोशी से एक कोने में बैठ गया और पास तो अपने भाई से पूछने के लिए कोई सवाल भी नहीं था। मेरे भाई ने खुद ही साफ साफ शब्दों में मुझे यही बात बताया कि वो रात पानी पीने के लिए अपने कमरे से निकले और जब उन्हें स्टोर रूम से कुछ आवाज़ आई तो उन्होंने जाकर देखा वहाँ पर सुमन एक लड़के से साथ मौजूद थी। अब वे दोनों बहुत ही गलत हालात में थे। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं फ़िलहाल मम्मी को इस मामले से दूर रखना चाहता था। मैंने माँ से कह दिया था कि सुमन कुछ दिन के लिए अपने घर रहने के लिए गई हुई है। दिन बहुत धीरे धीरे गुजर रहे थे। मैं पूरी तरह उलझ गया था। दफ्तर में भी किसी काम में मेरा दिल नहीं लगता था। मेरे भाई ने मुझे कहा था मुझे सुमन को तलाक दे देनी चाहिए, क्योंकि उस जैसी औरतें घर बसाने वाली नहीं होती। लेकिन मैं अपना और सुमन का रिश्ता ख़त्म करने के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं था। सुमन मुझे रोज़ फ़ोन करती, मैं इसका फ़ोन तो उठाता लेकिन उससे ढंग से बात नहीं करता। मेरे दिल में एक गांठ पड़ चुकी थी सुमन की तरफ से। सुमन मुझसे कहती, तुम्हारा भाई अच्छा आदमी नहीं है, वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। उसकी ये बातें सुनकर मुझे और भी गुस्सा आ जाता और मैं फ़ोन काट देता। मेरे इतने नेक शरीफ भाई पर इल्ज़ाम लगाती तो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाता। मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा था। भाई मुझ पर रोज़ दबाव डालता कि सुमन को तलाक दे दो, वो अच्छी औरत नहीं है। भाई कहने लगा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं माँ से बात करूँगा। मैं भाई से थोड़ा समय मांगा। मैंने 3 दिन सोच विचार में गुजार दिए।
कि सुमन को तलाक दूं या उसे पत्नी के रूप में फिर से स्वीकार कर लूं। और फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि सुमन आखिर गलत ही है। उसने खुद अपने मुंह से कबूल किया है कि किसी और लड़के के साथ संबंध थे। तो क्या भरोसा उस दिन वो लड़का उससे मिलने आया हो और हर सोमवार की रात सुमन ने मिलने का वादा किया हो। बंद कमरे में पता नहीं सुमन और वो लड़का क्या क्या करते होंगे, सोच कर ही मुझे घिन आने लगी। सुमन से मुझे नफरत महसूस होने लगी। और फिर मेरे भाई ने भी तो बताया था कि उन्होंने अपनी आंखों से सुमन को बहुत ही गलत हालात में उस लड़के के साथ देखा था। और फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे सुमन को तलाक दे देना चाहिए। मैं फैसला करके सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन आंखों में नींद नहीं आ रही थी। मैंने सुमन से टूटकर मोहब्बत की थी। दिल बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था, लेकिन मैं एक बद किरदार औरत को अपनी पत्नी नहीं बना सकता था। लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उस रात जैसे तैसे मुझे नींद आई। सुबह सोकर उठा और तैयार होकर ऑफिस गया। ऑफिस गया ही था कि मेरे मम्मी पापा का फ़ोन आ गया। बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और रो भी रही थी। मम्मी के रोने से मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मैंने पूछा, मम्मी क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हैं? मम्मी ने बताया कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में अस्पताल में एडमिट है। तुम जल्दी से अस्पताल में ही पहुंच जाओ। मम्मी ने मुझे हॉस्पिटल का एड्रेस बता दिया और फ़ोन रख दिया। मैं जल्दी हॉस्पिटल पहुंच गया। भाई की कंडीशन बहुत ही सीरियस थी। मम्मी का रो रो कर बुरा हाल था। मैंने मम्मी को दिलासा दिलाया और डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हारे भाई के बचने के बहुत कम चांस है। गाड़ी का ब्रेक फेल होने की वजह से भाई का एक्सीडेंट हुआ था और भाई के सर में गहरी चोट आ गई थी। उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। भाई होश में नहीं थे। डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे थे कि भाई ठीक हो जाएं। थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आए और कहा कि पेशेंट को होश आ गया है। वो सूरज और सुमन को अपने पास बुला रहे हैं। मैं जल्दी से आगे बढ़कर डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब, मेरा भाई ठीक हो जाएगा ना? डॉक्टर ने निराश भाव से कहा, देखिए चोटें बहुत ज़्यादा गहरी हैं, उनके बचने की बहुत कम उम्मीद है। लेकिन होश में आते ही उन्होंने सूरज और सुमन का नाम लिया था। तो प्लीज़ आप लोग उनसे मिल लें। लेकिन उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है। बहुत ज़्यादा देर बातें नहीं करनी है। भाई ने मेरा नाम लिया था तो ठीक था, लेकिन भाई ने सुमन का नाम क्यों लिया था? आखिर भाई इस कंडीशन में सुमन से क्यों मिलना चाहते हैं? फिलहाल सुमन तो अभी यहाँ पर नहीं थी, तो मैं भाई के पास चला गया। मुझे देखकर भाई की आंखों में आंसू आ गए। भाई बोले, प्लीज़ सूरज, सुमन को भी साथ लेकर आओ। मुझे तुमसे और सुमन से बहुत ज़रूरी बात करनी है। भाई ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। उनका पूरा शरीर पट्टियों में लिपटा हुआ था। भाई की हालत को देखते हुए मैं जल्दी से सुमन को लेने पहुंच गया। सुमन मुझे देखते ही खुश हो गई, लेकिन जैसे ही उसने भाई के एक्सीडेंट की खबर सुनी, वो भी परेशान हो गई। मैंने कहा कि भाई तुम्हें याद कर रहे हैं, जल्दी चलो। हम दोनों भाई के पास पहुँचे और मुझे और सुमन को एक साथ देखकर भाई ने हाथ जोड़ लिए। भाई बोले, सुमन, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दो, नहीं तो मरने के बाद मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। मेरी आत्मा यूं ही तड़पती रहेगी। फिर मुझसे बोले, सुमन बेकसूर है। उस दिन सच में वो उस लड़के से आखिरी बात मिलने गई थी और मैं ऐसे मोमेंट पर वीडियो बना ली जो आपातजनक लगी थी। सुमन तुम्हारे साथ नए जीवन की शुरुआत करना चाहती थी और उस लड़के को हमेशा के लिए बाय बोल दिया था। लेकिन ये वीडियो दिखाकर मैंने सुमन को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मैंने सुमन पर दबाव डाला कि हफ्ते में एक रात तुम्हें मेरे साथ बितानी पड़ेगी, नहीं तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा, अपने भाई को दिखा दूंगा और अपनी माँ को भी दिखा दूंगा। सुमन बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो मेरी मिन्नतें करने लगी कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं सूरज के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करना चाहती हूँ।
सूरज बहुत ही अच्छा इंसान है। मैं उससे मोहब्बत करने लगी हूँ और सूरज भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। लेकिन मैंने सुमन की एक ना सुनी। सुमन मजबूर हो गई थी। वो किसी भी हालत में तुमसे दूर होना नहीं चाहती थी। उसने मेरी बात मान ली और बोली, हर सोमवार की रात मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। इस तरह हर सोमवार की रात सुमन मेरे पास आती थी। लेकिन सुमन मुझे एक गिलास दूध पिलाती थी और उसमें नींद की गोलियां मिला देती थी, जिससे कि मुझे नींद आ जाती और मैं सो जाता। एक दिन मुझे शक हो गया तो मैं दूध नहीं पिया। सुमन मुझसे बचने के लिए स्टोर रूम में घुस गई। मैं भी उसके पीछे पीछे स्टोर रूम में चला गया। मुझ पर उस समय जुनून सवार था। मैं सुमन को हर हाल में हासिल करना चाहता था। मैं उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा और वो मुझसे बचने के लिए चिल्लाने लगी। और तभी तुम वहाँ आ गए थे और फिर मैंने सुमन पर ही इल्ज़ाम लगा दिया। हालांकि सुमन की शादी मुझसे ही होने वाली थी, लेकिन मैंने उस समय मना कर दिया था। लेकिन जब बाद में मैंने सुमन को देखा तो मैं उसका दीवाना हो गया। मुझे तुमसे भी नफरत होने लगी थी कि इतनी सुंदर पत्नी जो मेरे हिस्से में आनी थी वो तुम्हें मिल गई। जब सुमन को मैं हासिल नहीं कर सका तो मैं तुम पर दबाव बनाने लगा कि तुम सुमन को तलाक दे दो। अगर सुमन मेरी नहीं हो सकती तो वो तुम्हारी भी नहीं हो सकती। मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। शायद मेरे गलत कर्मों की सज़ा ही भगवान ने मुझे दी है। अगर तुम लोग मुझे माफ़ कर दोगे तो मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिल सकती है, नहीं तो मेरी आत्मा यूं ही तड़पती रहेगी। मैं सदमे से भाई की बातें सुन रहा था। मैं अपने भाई को कितना शरीफ समझता था और भाई के अंदर से कितने, लेकिन यह समय इन सब बातों का नहीं सोचने का था। जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ था। सुमन ने ही सबसे पहले भाई को माफ़ किया। कहने लगी कि मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। जो इंसान अपनी गलतियों को मानकर पश्चाताप करे और माफ़ी मांग लिया, वो इंसान तो महान होता है। मैंने आपको माफ़ कर दिया। सुमन के कहने पर ही मैंने भी भाई को माफ़ कर दिया था। हम दोनों के माफ़ करते ही भाई ने आखिरी सांस ली। किसी के जाने से ज़िंदगी की रफ्तार नहीं रुक जाती है। ज़िंदगी अपनी रफ्तार से चलती रहती है। भाई के जाने का दुख तो था, लेकिन धीरे धीरे समय ने भाई के गम को भुला दिया था। मैं और सुमन एक साथ बहुत ही प्यार से रहते थे। जब सुमन मुझ पर अपनी प्यार की बारिशें करती हैं तो मन में कहीं ना कहीं पश्चाताप होता है कि मैंने सुमन पर शक किया। लेकिन अब सुमन मेरे दिल की रानी है और मैं उसकी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने दूंगा। यह मेरा आपसे वादा है।